हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। क्रियांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील प्रजापति। आप सभी लोगों ने अभी जस्ट हिंदी का पेपर दे के आया है और इस हिंदी के पेपर से आपने अनुभव कर लिया होगा कि हाई स्कूल में पेपर कैसे दिए जाते हैं और इससे आपके डर भी ख़त्म हो गए होंगे जो आप कई दिनों से भयभीत थे कि पेपर कैसा होता है। देखो, अमूमन हाई स्कूल लड़का बड़ा परेशान रहता है, बहुत टेंशन में रहता है कि हम कैसे जाएंगे, किस तरह की कापियाँ होगी, किस तरह हम उसको अटेंड करेंगे। तो सब सारी चीज़ों से आप रूबरू हो चुके हैं। अब इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब अगला आपका सीधा सीधा यही है कि अब तो कुछ भी नहीं है, सब आसान है। अब कुछ भी डर की बात नहीं है। अब सीधे सीधे हम बात करते हैं कि अगला पेपर की, यानी अगला पेपर आपका मैथ है और मैथ यानी हिंदी से 4-5 दिन के बाद है, यानी 27 तारीख को है और आपने मैथ की भी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी होगी। अब इस 4 से 5 दिनों के अंदर हम मैथ को अब उतना डीप नहीं पढ़ सकते जितना डीप पूरे एक ईयर में पढ़ा है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन कर सकते हैं। जितनी सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा उसका एक रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन भी इस तरह के करनी है जो परीक्षा से संभावित है। देखो, चैप्टर अपना इतना छोटा नहीं होता है, चैप्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक एक लेसन को, एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना इतना कम समय नहीं होता है, बहुत समय चाहिए। लेकिन हम उन सब सारी चीज़ों को इतने लिमिटेड समय में, कम समय में अटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम से 100% संभावित है और इसको हमने पूरा लेसन वाइज यानी चैप्टर वाइज इसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि वो सब सारी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया जाए लेसन वाइज, जिससे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बीच बीच में उस क्वेश्चन को उठाएंगे तो समस्या बन सकती है और जो आपने स्ट्रेटजी पढ़ने का बनाया उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे जो लेसन वाइज है। तो पहला हमने स्टार्ट किया है, जो आपका लेसन है वास्तविक संख्या। तो पहले थोड़ा सा एक चीज़ ये भी जान लें। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि थोड़े से जो फार्मूले हैं और उनके जो मीन्स है यानी जो अर्थ है, उन सब सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा जोड़ते हुए चलेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक चीज़ और है, अगर पूरे साल लड़के ने पढ़ाई नहीं किया हो, अगर लग रहा हो कि यार चलो एग्ज़ाम में हम कर लेंगे सब कुछ, तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो 100 में 100 नंबर पा जाएगा लेकिन फेल नहीं हो सकता, ये श्योर है कि पास होकर आएगा। और जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए तो रामबाण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय के कॉम्बिनेशन से बना होता है। यानी एक तरह से वास्तविक नंबर जो है आपका सम्मिश्र संख्याओं से प्राप्त होता है और सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत ही वास्तविक संख्या मिलती है। और वास्तविक संख्या कहते हैं किसे हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही हो, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होते हैं। यानी वास्तविक संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है परिमेय संख्या, थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है भैया? देखिए, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें हम क्या करते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर Q ≠ 0 होता है। जहाँ पे Q ≠ 0, जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, जैसे 2, 5/4 etc। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। P/Q जहाँ पे Q ≠ 0। जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 पाई, ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब इसी के साथ साथ आती है परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या की बात आती है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखो, पूर्णांक संख्या वो होता है जो जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती है उसी को हम कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। उसी क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। देखिए, जितनी ज़रूरत है हम उतने ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या हमने कहा कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें हम P/Q यानी Q ≠ 0 लिख सकते हैं, जैसे 2, 5/4, ये सब सारी चीज़ें परिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्या क्या है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
उसी को हम कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 पाई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछता है अक्सर कि इसमें अपरिमेय संख्या है तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये याद रखिएगा डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा ये जो सब सारी चीज़ें हम बता रहे हैं ये भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है भाई, पूर्णांक संख्या हमने आपको ये बताया कि जीरो सहित, यानी जीरो सहित धनात्मक व ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी होती है पूर्णांक संख्या। क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। जितनी धनात्मक और ऋणात्मक से जितनी भी संख्याएं होती है उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब हमारी एक इस लेसन के अंतर्गत है भाज्य और अभाज्य संख्या की बात, यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, यानी अगर हम उसको परिभाषित करें तो एक या एक से बड़ी वो संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य। एक या उससे बड़ी जितनी भी संख्याएं हो वो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे एक, एक के बाद क्या हो सकता है, दो, दो के बाद क्या हो सकता है, तीन, तीन के बाद क्या हो सकता है, पाँच, पाँच के बाद क्या हो सकता है, सात, सात के बाद नौ नहीं होगा क्योंकि नौ तीन से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 11, 13, फिर से आपका क्या हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, फिर से आपका 23 हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, या तो एक से, अब जैसे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एक से कैसे विभाजित होगा। अब ये बताओ कि जितनी भी संख्या, जैसे हम बात करें कोई भी संख्या हो, जैसे 23 को हमने ले लिया तो 23 किससे विभाजित हो सकता है, एक से। कोई दिक्कत होगी क्या, विभाजित करो कितनी बार बचेगा भाई, वही तो वैल्यू आएगी 23। कोई दिक्कत हुई क्या, कुछ वैल्यू में परिवर्तन हुआ नहीं, यानी 23। उसके बाद क्या हो सकता है, 29, 31, 33 नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, जो आसानी से किसी से भी विभाजित हो जाए। जैसे आप सिंपल समझो, जैसे आप मान लो 9 को मान लो, अभी 9 की बात आ रही थी, 33 की बात आ रही थी, वो क्या हो जाता है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य जान गए। अब जैसे बात करते हैं इन सब सारी चीज़ों का, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि भाई भाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है, इसमें से बताइए कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन सी पूर्णांक संख्या है या कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या। तो ये सब सारी चीज़ें आपने जान गया और मुझे जहाँ तक आशा है कि आप समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। यानी लघुत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, यानी एचसीएम। अब देखो जो एलसीएम है, जैसे मैं मान लिया, मैं आपसे कह दूं सीधा सीधा कि ये बताइए, जैसे आपका 24 है, फिर से कोई संख्या ले लिया 12, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो अगर हमको गुणनखंड पता है, गुणनखंड आता है, तो हम आसानी से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 24 और 12 का अगर एलसीएम निकालना हो तो पहले गुणनखंड हमको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए किसी भी चीज़ का अगर गुणनखंड दो तरीके से होता है, यानी एलसीएम निकालना तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड करके या तो भाग विधि से। भाग विधि वाला थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, गुणनखंड का तरीका अपनाते हैं और आसानी से हो जाता है, ठीक है। अगर हमें इन दोनों का क्या करना हो, एलसीएम निकालना हो, तो कैसे करोगे। जैसे हमने किया 24, पहले छोटी संख्या से इसको विभाजित करते हैं, तब जाके हम बड़ी संख्याओं पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कह दिया 2 से विभाजित किया तो 2 1 9 2, 2 2 4 और 2 6 12, 2 से गया फिर से 2 3 6। अब देखिए 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 1 3। अब यहाँ पे लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। उसी तरह सेम आप देख लूँ कि 2 दूनी 4 और 4 3 12। अब आप देखिए दोनों संख्याएं अगर दोनों में मिल रही है तो इसका 1 हो जाएगा, मतलब वही वैल्यू उतर जाएगी अकेले। इसका भी 2 हो जाएगा, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, इसको उतार लीजिए। 1 यहाँ सिंगल बचा, इसको यहाँ उतार लीजिए। तो 2 दूनी 4 और इस 2 को इधर कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके बोलो भाई 24। यानी सीधा सीधा यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा।
यानी यहाँ एलसीएम क्या हो गया 24। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ें हैं और इन सब सारी चीज़ों को एक बेसिक मानते हुए चलिए और इसी के आगे हम कंटिन्यू आपको कल करेंगे। ठीक है, अच्छा इसी पे एचसीएफ अगर निकालना हो तो क्या होता, एचसीएफ अगर निकालना होता तो जैसे हम आपको बता दें कि हमने 24 का गुणनखंड निकालना था तो निकाल दिए थे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 12 का हमने क्या किया था 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 तेई 12। तो एलसीएम निकाला तो हमारा 24 आया। अगर इसी का एचसीएफ निकालना होता तो क्या होता, दोनों में जो चीज़ें कॉमन होती है उसी को हम नोट करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये कॉमन है, अब देखिए फिर से 2 के लिए इसमें कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, 3 इसको ले लेंगे 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 तेई 12। यानी अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ कितना होता तो ये हमारी 12 होती और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमारी 24 होती। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ सीख गया होगा कैसे निकालते हैं। इसी के आगे हम अगली वाली वीडियो वो करेंगे, आपको क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।